History, Class 10, Chapter 2, Part 1. The First World War, Khilafat and Non-Cooperation, English. पिछली कक्षा में हम लोगों ने क्या सीखा? हम लोगों ने देखा कि 20वीं सदी के पहले दशक में भारत में राष्ट्रवाद की भावना का जन्म हुआ और यह लगातार बढ़ रहा था। यह समय उस दशक के अंत की ओर जा रहा था कि एक महत्वपूर्ण दृश्य सामने आया। एक युवक अपने विचारों को एक किताब की शक्ल दे रहा था। वे विचार एक दिन निकट के भविष्य में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को गति प्रदान करने वाले थे। दिलचस्प बात यह है कि यह जो दृश्य है वो भारत के तट से हजारों मील दूर प्रकट हो रहा था और यह सब एक जहाज के ऊपर हो रहा था। वह जहाज इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच में कहीं था और उस जहाज पर मोहनदास करमचंद गांधी अपनी किताब लिख रहे थे। मोहनदास करमचंद गांधी उन दिनों एक युवा वकील थे और वो जो किताब लिख रहे थे उनकी किताब का आधार था कि भारतीयों पर अंग्रेज़ों का शासन सिर्फ इसलिए चल रहा है क्योंकि भारतीय खुद उन्हें शासन करने दे रहे थे। आप समझ रहे हैं? तो ये जो किताब है ये भारत का जो स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हुआ था उससे काफ़ी पहले लिखा गया था। उस समय गांधी भारत आए भी नहीं थे, वो दक्षिण अफ्रीका में रहते थे। अच्छा, क्या आप बता सकते हैं कि राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद की परिभाषा क्या देते हैं आप? ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। राष्ट्रवाद ने खुद को अपने देशवासियों के साथ एकता की भावना के रूप में व्यक्त किया। मतलब कि अपने देशवासियों के साथ आप में जो एकता की भावना है ना, जो आप अपने आप को जुड़ा महसूस करते हैं अपने देशवासियों के साथ, उसी को राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद एक ऐसी पहचान के लिए तरफ थी, एक ऐसी पहचान जो ब्रिटिश उत्प्रेरकों यानी जो ब्रिटिश ऑपरेसर थे उनसे अलग थी और स्वतंत्र थी। मतलब कि जब ब्रिटेन के लोग यहाँ पे शासन कर रहे थे तो उस समय यहाँ के लोगों में, यहाँ जो लोग रहते थे उनके मन में एक भावना ऐसी थी कि वो उनकी जो पहचान है वो ब्रिटिशर से अलग है और बिल्कुल ही उससे स्वतंत्र है। वो किसी भी तरह अपने आप को उस ब्रिटेन के आदमी से जुड़ा हुआ नहीं देखते थे, बल्कि उनमें जो एकता की भावना थी वो अपने देशवासियों के साथ में थी। अब यहाँ पे आपको एक बात समझनी चाहिए कि भारत में यह राष्ट्रवाद की भावना कैसे फैली, क्योंकि ये जो राष्ट्रवाद की भावना यहाँ पे भारत में आई वो सही में यूरोप से ही आई, क्योंकि यूरोप में जो राष्ट्रवाद की भावना वहाँ पे फैली थी और धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, वहीं से यह भावना जो है वह भारत में भी आई और भारत के जो लोग थे वो अपने आप को स्वतंत्र करने के बारे में सोचने लगे, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि ये जो विदेशी हैं, जो ब्रिटिशर्स हैं, जो अंग्रेज़ हैं, वो बाहर के हैं और उनके साथ यहाँ के लोग किसी भी तरह अपना जुड़ाव महसूस नहीं करते थे। वो मानते थे कि ये बाहर के लोग हैं और तो इसके लिए उनके मन में ये भावना जगी कि हमारे देश में हमारा शासन होना चाहिए, यहाँ पे किसी दूसरे का शासन होना नहीं चाहिए। देखिए, जब लोग अपने जीने के तरीके से संतुष्ट नहीं होते हैं, है ना, तो सबसे पहले वे क्या करते हैं? वे अपने आप से सवाल पूछने लगते हैं कि वे वास्तव में कौन हैं, उनकी पहचान क्या है और उन पर विदेशियों का शासन क्यों है। इससे भी बड़ी बात वो अपने आप से पूछते हैं कि अगर हमें यह पसंद नहीं है तो क्या हम अपनी स्थिति को बदल सकते हैं।
हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत ब्रिटिश साम्राज्य के मुकुट में एक गहना था। जब अंग्रेज यहाँ पे शासन करते थे तो भारत उस समय इतना धनी था, उसके पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेज थे कि अंग्रेज भी मानते थे कि उनके लिए जो यह देश है वो एक सोने की खदान जैसा है। इसलिए उन लोगों ने और यहाँ के जो रिसोर्सेज है उसको लूटने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी और फिर ब्रिटिश सरकार ने औपनिवेशिक शासन यानी कॉलोनियल रूल के दौरान इंडिया से बहुत कुछ हासिल किया और जो यहाँ के लोग थे, जो भारतीय थे, वो ये सब जानते थे। जब वे अंग्रेज़ों से आज़ादी चाहते थे तो आज़ादी की जो अवधारणा थी यानी कि कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम जो था उसका मतलब सभी के लिए एक जैसा नहीं था, क्योंकि हमारे यहाँ की जो आबादी थी उसमें अलग अलग तरह के लोग थे, अलग अलग धर्म के लोग थे, अलग अलग कम्युनिटी के लोग थे, अलग अलग रीजन के रहने वाले लोग थे। तो उन सब की अपनी अलग अलग समस्या थी और वो लोग जो है ना उस समस्या का मूल कारण इन अंग्रेज़ों को ही मानते थे कि इनके कारण ही उनकी समस्याएं उत्पन्न हुई है और इससे वो छुटकारा पाना चाहते थे। तो चूँकि उनकी समस्याएं अलग अलग तरह की थी, इसके लिए उनके जो एस्पिरेशंस थे वो भी अलग अलग थे। इसके लिए जो कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम है, आज़ादी की जो अवधारणा है, वह एक जैसा नहीं था, वो सबका अलग अलग था। मतलब कि आज़ादी से ये सभी लोग जो हैं कुछ अलग चीज़ें पाना चाहते थे, क्योंकि उनकी समस्याएं भी अलग तरह की थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रत्येक वर्ग के लोग ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रत्येक वर्ग के लोगों, प्रत्येक समूह ने उपनिवेशवाद यानी कॉलोनियल रूल के प्रभावों को अलग अलग तरह से महसूस किया। क्योंकि उनकी समस्याएं अलग थी तो उनकी आकांक्षाएं भी जो वो अलग अलग थी और उनके अनुभव, उनके कष्ट, ये सभी अलग अलग तरह के थे। इसलिए उन्होंने अपनी आकांक्षाओं को अलग अलग तरह से व्यक्त किया। वे देशभक्ति का जश्न मनाने वाले नए गीतों के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करने लगे, क्योंकि जब उनके एस्पिरेशंस अलग थे, एक्सपेक्टेशंस अलग थे, है ना, उनकी समस्याएं अलग थी, अलग अलग धर्म के लोग थे, अलग अलग रीजन के रहने वाले लोग थे, उनका रहन सहन, उनका सोचने का तरीका, है ना, वो सब अलग अलग था और सबके जड़ में वो इन अंग्रेज़ों को ही मानते थे। तो इनसे छुटकारा पाना चाहते थे। तो उनके जो अनुभव थे और उनके जो कष्ट थे, जो प्रॉब्लम उनको थे, वो सब अलग अलग प्रकार के थे। तो जब उनके मन में ये आकांक्षा जगी कि इससे उनको छुटकारा चाहिए, तो अब उनके मन में जब वो देशभक्ति का जब भावना आती थी तो उसको वो लोग गीतों के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करने लगे और इस तरह उन्होंने जो नए प्रतीक थे, मतलब कि जो आज़ादी के प्रतीक थे, उससे वो लोग अपने आप को जुड़ा हुआ देखने लगे। मतलब कि जो भी देशभक्ति का कोई गीत होता था या उन दिनों कलाकारों ने मतलब कि भारत माता की एक तस्वीर बनाई, एक माँ के रूप में, और इस देश को जिसको भारत माँ कहा उसकी एक तस्वीर बनाई जिसको भारत माता कहते हैं। तो उस तस्वीर से वो सभी लोग अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करने लगे और जो भी आज़ादी के गीत गाए जाते थे उस आज़ादी के गीत से भी उन्होंने वो लोग अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करते थे और उनके सबके मन में आज़ादी की भावना जगती थी उससे। इस वीडियो में हम 1920 के दशक की कहानी उठाएंगे। 1920 का जो डिकेड था उसकी कहानी उठाएंगे। 1920 के दशक में एक नहीं बल्कि दो महत्वपूर्ण आंदोलनों का जन्म हुआ। दो बहुत ही इम्पोर्टेंट मूवमेंट इस टाइम में शुरू हुए। ये आंदोलन एक तो कि असहयोग आंदोलन था जिसको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कहते हैं, और दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन था जिसको सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कहते हैं। तो ये दोनों ही आंदोलन जो है सो 1920 में शुरू हुए।
और दूसरी बड़ी बात क्या हुई इस दशक में कि 1920 के दशक में एक अभूतपूर्व वैश्विक संघर्ष यानी ग्लोबल कन्फ्लिक्ट की भी शुरुआत हुई। ये जो ग्लोबल कन्फ्लिक्ट था वो इतना भयावह था कि इसने इतिहास की राह को हमेशा के लिए बदल दिया। इस कन्फ्लिक्ट में लाखों लोग मारे गए और इस कन्फ्लिक्ट के कारण कई राष्ट्रों का भाग्य बदल गया। मतलब कि इतने सारे चेंजेज इस दशक में दुनिया में आए, क्योंकि यूरोप में भी जो है वो ये मूवमेंट चल रहा था, वहाँ जो एनलाइटमेंट का मूवमेंट था, और वो लोग जो है सो राजाशाही से निकलकर वो एक प्रजातांत्रिक सरकार बनाना चाहते थे। तो वहाँ भी एक के बाद एक आंदोलन चल रहे थे और उसी से यहाँ भी आंदोलनों का शुरुआत हुआ और यहाँ के लोग भी अपने आप को स्वतंत्र करना चाह रहे थे अंग्रेज़ों से। तो इतने सारे कन्फ्लिक्ट थे इस दौर में कि इसमें बहुत लोगों की मौत हो गई और बहुत सारे राष्ट्र जो है वो पूरी तरह बदल गए। ये जो प्रथम विश्व युद्ध है वो एक्चुअली यूरोप में शुरू हुआ, लेकिन ये कुछ ही महीनों में यह युद्ध जो है सो मध्य पूर्व अफ्रीका, प्रशांत और एशिया के कुछ हिस्सों में फैल गया। मतलब कि लड़ाई वहाँ पे शुरू हुई यूरोप में, लेकिन वहाँ से तेज़ी से यह दूसरी जगहों में भी फैल गया। और चूँकि अंग्रेज भी, जो ब्रिटेन भी है वो भी वर्ल्ड वार में इन्वॉल्व था, क्योंकि वहीं से लड़ाई शुरू हुई थी। तो और उस समय अंग्रेज़ों का शासन ही भारत पे था, तो भारतीयों का अप्रभावित रहना बिल्कुल ही असंभव था, क्योंकि जो ब्रिटिश अधिकारी थे वो जानते थे कि भारत के पास में काफ़ी रिसोर्सेज है। तो जो ब्रिटिश अधिकारी थे वो भारत के जो संसाधन थे उसका अधिक से अधिक उपयोग करने की कोशिश किया या कि उन्होंने किया, क्योंकि वो चाहते थे कि अगर उन्हें युद्ध दूसरे जगह पे जीतना है तो बिना भारत की मदद से वो जीत नहीं सकते थे। तो इसके लिए यहाँ के जो संसाधन थे उसका जितना भी ज़्यादा उपयोग वो कर सकते थे उन लोगों ने किया, और इसलिए यहाँ के आदमी पे भी जो ये प्रथम विश्व युद्ध था उसका काफ़ी गहरा असर पड़ा। जबकि लड़ाई यहाँ पे शुरू नहीं हुई थी, लड़ाई कहीं और हो रही थी, लेकिन उसमें भारतीय भी इन्वॉल्व हो गए, उनको ब्रिटिशर्स ने इन्वॉल्व किया उनको। यहाँ तक कि भारत के जो लोग गांव में रहते थे और जो कड़ी मेहनत करते थे और जिनके लिए 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से जुटा पाना बहुत मुश्किल होता था, वो भी इस युद्ध से, प्रथम विश्व युद्ध से बुरी तरह प्रभावित हुए। जो ब्रिटिशर्स ऑफिसर्स थे वहाँ पे, उन्होंने गांव के लोगों को बुलाया और उनको जबरन सेना में भर्ती किया, और चूँकि ये भर्ती ज़बरदस्ती की गई तो इससे व्यापक क्रोध फैल गया गांव में, क्योंकि वो लोग सेना में जाना नहीं चाहते थे और ज़बरदस्ती उनकी भर्ती की गई और उनको युद्ध में झोंका गया। तो ये जो ग्लोबल कन्फ्लिक्ट था वो इतना बड़ा था कि इसने एक नई आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण किया। इस युद्ध के कारण रक्षा व्यय में भारी वृद्धि हुई, जिसे किसी न किसी तरह से पूरा करना था, और इस खर्चे को अंग्रेज़ों ने यहाँ पे 2 तरीके से पूरा करने की कोशिश की। उन्होंने युद्ध ऋण लिया, वार लोन लिए, और उन्होंने टैक्सेज बढ़ाए। तो इसके कारण जो है आम आदमी के ऊपर काफ़ी बोझ आ गया। फिर अंग्रेज़ों ने कस्टम ड्यूटी भी बढ़ा दी और इनकम टैक्स भी लगा दिया, जिसके कारण ऐसा हुआ कि चीज़ों के दाम जो है सो बहुत ज़्यादा, महंगाई काफ़ी बढ़ गई, चीज़ों के दाम बढ़ गए, और 1913 से 1918 के बीच में जो चीज़ों के दाम थे वो लगभग दोगुने हो गए। और कहते हैं ना, जब एक मुसीबत आती है तो साथ में और भी सारी मुसीबतें आ जाती है। तो इससे भी बुरा यह हुआ कि 1918 और 1919 के बीच और 1920 और 1921 में भारत के कई हिस्सों में जो है वो फसलें खराब हो गई।
तो इसके कारण ये हुआ कि खाने की चीज़ों में भारी कमी आ गई। तो एक तो कि महंगाई बढ़ी, साथ में जो यहाँ की फसल खराब हो गई, तो लोगों को यहाँ पे खाने के लाले पड़ गए। और इतना ही नहीं, इसके बाद यहाँ पे इन्फ्लुएंजा की महामारी भी फैल गई। 1921 में जो जनगणना हुई, उसके अनुसार अकाल और महामारी के कारण लगभग 12 से 13 मिलियन लोग यहाँ पे मारे गए। आप कल्पना कर सकते हैं कि उस समय क्या स्थिति रही होगी यहाँ की। कुछ समय के बाद में जब युद्ध समाप्त हुआ तो लोगों को यह आशा था, जब युद्ध समाप्त हुआ तो लोगों को ये उम्मीद थी कि अब उनकी कठिनाइयाँ जो हैं वो समाप्त हो जाएगी, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा हुआ नहीं। इससे भारतीय जो हैं वो हद से ज़्यादा नाराज़ हुए और हताश हुए, जो बहुत ही गुस्से में आ गए लोग और बहुत ही डिप्रेस्ड हो गए। उन्हें पता नहीं चल रहा था कि अब ऐसे समय से कैसे छुटकारा पाया जाए। उन्होंने इस मुसीबत का समाधान ढूंढने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं आ रहा था। अंग्रेज़ों द्वारा भारतीय देशवासियों पर थोपे गए जो कष्ट थे और जो अत्याचार थे, वो बाहर निकलने का रास्ता जब ऐसी स्थिति में लोगों को लगने लगा कि उन पे जो कष्ट आए हुए हैं और जो अंग्रेज़ों के अत्याचार हो रहे हैं, उसके लिए उन्हें कोई न कोई रास्ता ढूंढना ही होगा। तो जो उनके मन में स्वतंत्रता की, आज़ादी की भावना थी, वो और भी ज़्यादा मजबूत हो गई कि उनके ऊपर इतने सारे मुसीबत थे कि उन्हें कोई रास्ता नहीं दिख रहा था और उनको लग रहा था कि अब यहाँ पे जीना मुश्किल है। इसके लिए उनके मन में जो आज़ादी की भावना थी, वो और भी प्रबल हो गई। तो फीलिंग ऑफ जो इंडिपेंडेंस की जो फीलिंग थी लोगों के मन में, वो और भी स्ट्रॉन्ग हो गई और लोग इससे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगे। लगभग इसी समय कांग्रेस के एक नेता थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो उनके मन में कुछ विचार आया और उन्होंने एक आदमी को भारत बुलाना चाहा। उस आदमी का नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी उन दिनों अफ्रीका में रहते थे और उसकी काफ़ी ख्याति फैल गई थी एक एक्टिविस्ट के रूप में। तो उन्होंने मोहनदास करमचंद गांधी को निमंत्रण भेजा। गांधी जो है वो जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था अफ्रीका में जो हो रहा था, उसके खिलाफ़ आवाज़ उठाई थी और इसके कारण उन्हें काफ़ी प्रसिद्धि मिली थी और उनका नाम जो है एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यकर्ता के रूप में प्रसिद्ध हो गया था। तो उनको लगा कि ये आदमी यहाँ के लिए बहुत ही उपयोगी है, इसलिए उन्होंने निमंत्रण भेजा गांधी को भारत आने के लिए। जन आंदोलन का एक नया तरीका खोजने के लिए गांधी को बड़ी प्रतिष्ठा मिली थी। गांधी जी ने जन आंदोलन के लिए एक नया तरीका ढूंढा और उनका जो तरीका था उसको उन्होंने सत्याग्रह का नाम दिया। सत्याग्रह जो था वो अहिंसा की अवधारणा पर आधारित था। मतलब उनका जो बेस था उनके आंदोलन का, वो नॉन वायलेंस के ऊपर में बेस था। 1915 में जब गांधी भारत आए तो उनका दृढ़ विश्वास था कि उनका जो ये आंदोलन है सत्याग्रह, ये सभी भारतीयों को एकजुट कर लेगा। सत्याग्रह ने सत्य की शक्ति और सत्य की खोज की आवश्यकता पर बल दिया। जो गांधी का तरीका था आंदोलन करने का, सत्याग्रह, उसमें दो बातें थी कि वो जानते थे कि सत्य में काफ़ी शक्ति होती है और सत्य को हमेशा ही ढूंढना चाहिए। अगर आपको यह मालूम भी नहीं है पहले कि सत्य क्या है, तो उसको ढूंढने की जो ज़रूरत है, इस पर काफ़ी जोर दिया गया था उसके आंदोलन में। इसने सुझाव दिया, इस सत्याग्रह ने सुझाव दिया कि यदि कारण सही है और यदि संघर्ष अन्याय के खिलाफ है,
तो अत्याचारी से लड़ने के लिए शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं थी। जो गांधी का तरीका था आंदोलन करने का, सत्याग्रह, है ना, तो उसके हिसाब से गांधी ने कहा कि अगर हमारा जो संघर्ष है वो अन्याय के खिलाफ है ना, तो और जो हमारा कारण है, जिस कारण से हम ये संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो हमको शारीरिक बल की कोई ज़रूरत नहीं है ना, कि हम बिना ही कोई प्रतिशोध लिए, बिना ही आक्रामक हुए, हम एक सत्याग्रह के रूप में, सत्याग्रह आंदोलन के द्वारा हम अहिंसा के माध्यम से युद्ध जीत सकते हैं। कि हमको जो ऑपरेसर है हमारा, उसके ऊपर, उससे हमको लड़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम अहिंसा के माध्यम से ही उसको जीत सकते हैं। और ऐसा वह जो हमारा ऑपरेसर है, जो हमारे ऊपर अत्याचार कर रहा है, हम उसकी अंतरात्मा से अपील करके ऐसा कर सकते हैं। तो हिंसा के माध्यम से सच्चाई को स्वीकार करने के लिए मजबूर करने के बजाय, मतलब कि हमारा जो ऑपरेसर है उसके साथ हम हिंसा करें और उसको मजबूर करें कि वो हमारी बात माने, है ना, तो उसके बजाय हमको उसे समझाना चाहिए कि वह सच्चाई को देखे और इसके कारण, इसके द्वारा अंत में सत्य की जो जीत है वह तय है। तो ये आंदोलन, जो गांधी का जो विचार था आंदोलन करने का, सत्याग्रह, उसके अनुसार उन्होंने कहा कि हमको जो हमारा ऑपरेसर है उससे लड़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमको उसको ये समझाने की ज़रूरत है कि वह हमारा जो दुख है उसको देखे, उसको समझे और उसका निवारण करे। इस प्रकार एक शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य को घुटनों पर लाने के लिए, है ना, और ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय तटों को छोड़ने के लिए, है ना, जो गांधी ने कहा कि इस तरह गांधी जी ने जो विचार रखे और लोगों ने उनके विचार से सहमति दिखाई, तो यहाँ पे जो है सो स्वतंत्रता, जो आज़ादी का जो आंदोलन है उसका जन्म हुआ। और जो शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य है उनको इस आंदोलन के द्वारा घुटनों पर लाया जाए और उनको मजबूर किया जाए कि वो भारत को छोड़ दे। तो इस तरह से इस आंदोलन का जन्म हुआ, है ना। तो हमने देखा कि इस आंदोलन, जो सत्याग्रह आंदोलन था गांधी का, उसमें 2 बातें थी, है ना, उसमें 4 बातें थी, है ना, कि सत्य की शक्ति पर बल दिया गया और इसमें कहा गया कि हमको शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है, कि हम कोई भी फिजिकल फोर्स जो है वो अप्लाई नहीं करेंगे। हम हमेशा ही अहिंसा के मार्ग पर चलेंगे और हम अत्याचारी की जो अंतरात्मा है उसको अपील करेंगे कि हम उसकी अंतरात्मा को छूने की पूरी कोशिश करेंगे और उसको मजबूर करेंगे कि वो हमारे जो दुख हैं उसको समझे और उसका निवारण करें। तो भारत में गांधी जी ने जो सबसे पहला सत्याग्रह का जो आंदोलन उन्होंने शुरू किया, वो 1917 में बिहार में हुआ। बिहार में चंपारण ज़िले में सबसे पहला गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया। चंपारण में जो ग्रामीण थे, है ना, तो वहाँ पे जो ब्रिटिशर्स थे जिन्होंने बड़े बड़े ज़मीन रखे हुए थे, तो चंपारण में जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स थे, तो गांधी जी ने 1917 में बिहार के चंपारण ज़िले में सबसे अपना पहला आंदोलन शुरू किया। चंपारण में जो ब्रिटिशर्स, जो लैंडलॉर्ड थे वहाँ पे, वो वहाँ के किसानों को मजबूर करते थे कि वो नील उगाएं, नील की खेती करें, क्योंकि डाई के निर्माण के लिए उनको नील की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन ये जो नील है वो एक नकदी फसल है और इससे बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। और दूसरी ओर यह जो नील की फसल है वो धरती को बंजर भी बना देता है। किसान थे वो नील उगाना नहीं चाहते थे, है ना, कि जो भारतीय जो किसान थे वहाँ पे चावल दाल जैसी फसलें अधिक उगाना पसंद करते थे। लेकिन जो अंग्रेज जागीरदार थे वो इस बात पे जोर दे रहे थे कि किसान को अपनी ज़मीन के एक हिस्से में नील की खेती करना ही है। उन्होंने ऐसा
माहौल बना दिया था कि उनको चाहे किसान चाहे जो भी उगाए, लेकिन एक हिस्से पे उनको नील की खेती करनी है, क्योंकि उनको इसकी ज़रूरत थी। इसके कारण ऐसा हुआ कि जो गरीब परिवार थे वो और भी ज़्यादा गरीब हो गए। जब गांधी जी चंपारण आए और गांव वालों से इसके बारे में बात की और उन लोगों से अपील की है कि वो लोग इसके खिलाफ आंदोलन करें, तो वो लोग गांधी जी की बात मान गए। उस समय चंपारण पट्टेदार, मतलब इसको टिनकटिया कहा जाता है, लोगों ने गांधी जी को बताया कि यहाँ पे ऐसा कानून है कि ज़मीन के हर 20 हिस्से में से 3 हिस्से पर हर किसान को अपने ज़मींदार के लिए नील उगाना ही उगाना है। ऐसा कानून बना के रखा गया था। ये जो प्रणाली अंग्रेज़ों ने बनाई थी, इसको तिनकटिया कहा जाता था। तो इस प्रणाली के तहत ही और जो अंग्रेज़ थे वो गांव के किसानों को मजबूर करते थे कि उनको नील की खेती करनी ही है। तो गांधी जी ने जमींदारों के खिलाफ शांतिपूर्ण तरह से विरोध किया और गांधी जी इसके लीडर थे। फिर बाद में जाके जमींदारों और ग्रामीणों के बीच में समझौता हुआ और ग्रामीणों को मुआवजा दिया गया और उनको खेती पर ज़्यादा नियंत्रण दिया गया, है ना। और जब तक वहाँ पे अकाल भी पड़ा हुआ था, तो जब तक अकाल ख़त्म नहीं हो जाता है तब तक राजस्व की वृद्धि और संग्रह को बंद कर दिया गया। तो ये 1917 का जो सत्याग्रह आंदोलन था, वो गांधी जी का पहला आंदोलन था। वो बिहार में चंपारण जिले से शुरू हुआ था। तो चंपारण सत्याग्रह जो है वो भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में, है ना, वो संघर्ष जो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का शुरू हुआ था, आज़ादी का आंदोलन, उसमें एक ऐतिहासिक मील का पत्थर था। ये पहला आंदोलन था और वो सफल हुआ। तो इस आंदोलन के कई फायदे हुए, है ना। इस आंदोलन के कारण जो भारतीय युवा थे उनको एक दिशा मिली, क्योंकि आंदोलन में दो तरह के गुट थे। एक एक्सट्रीमिस्ट था, जो लोग लड़ाई पे ज़्यादा जोर देते थे, और दूसरे जो थे वो मॉडरेट थे, जो गांधी जी के विचारों पे चलते थे। तो बहुत सारे जो युवा थे वो डिसाइड नहीं कर पाते थे कि उनको किस तरफ रहना है। उनको लड़ाई करनी है या उनको अहिंसा के माध्यम से आंदोलन को चलाना है। तो इस पर वो कोई भी फैसला नहीं ले पाते थे। तो ये जो चंपारण का जो आंदोलन हुआ और इसको जो सफलता मिली, तो इसमें जो भारतीय युवा थे उनको एक दिशा मिली। तो हमने जैसा कि बताया आपको कि आंदोलन में एक नरमपंथी दल था, है ना, जो ब्रिटिश की औपनिवेशिक की जो व्यवस्था थी उसके भीतर रह के वो अपने चाहते थे कि हम भी उसमें भागीदारी करें। तो जो मॉडरेट लोग थे वो चाहते थे कि अंग्रेज़ से मिल के रहें और हम भी इनके साथ यहाँ पे शासन करें। लेकिन जो दूसरी तरफ थे वो चरमपंथी थे, एक्सट्रीमिस्ट थे, जो सोचते थे कि अगर अंग्रेज़ों को यहाँ से निकालना है तो इनके साथ लड़ाई लड़नी होगी। तो वो लोग आंदोलन करते थे, वो लोग अटैक भी करते थे अंग्रेज़ पे, उनकी संपत्ति भी जलाते थे, उनको मारते भी थे। तो ये दो ग्रुप बन गए थे वहाँ पे आंदोलन में, एक नरमपंथी, दूसरा उग्रवादी। तो इसके तो जो वहाँ पे जब गांधी जी का जो पहला आंदोलन था वो सफल हुआ, तो जो युवा वर्ग थे उनको भी एक दिशा मिली। उनको लगा कि हाँ, जो गांधी जी का तरीका है वो ज़्यादा सही है, तो ज़्यादा लोग गांधी जी से ही प्रभावित हुए। चंपारण की जीत ने भारतीय राजनीति में गांधी की जो प्रतिष्ठा थी उसको स्थापित कर दिया कि गांधी जी भारत आए थे और भारत आने के बाद उन्होंने पहला आंदोलन किया और वो सफल हुए। तो उनके बारे में उनके फॉलोअर्स बढ़ गए और लोगों को लगने लगा कि हाँ, गांधी जी भारत को आज़ादी दिला सकते हैं। इस आंदोलन के दौरान ही गांधी जी को पहली बार बापू कहा गया और महात्मा या महान आत्मा, है ना, इसकी जो उपाधि गांधी जी को मिली वो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी।
इस तरह चंपारण का आंदोलन जो सफल हुआ, इस तरह से गांधी जी को और भी दूसरी सफलताएं मिली। और चंपारण के बाद गांधी जी गुजरात गए। गुजरात के खेरा जिले में उन्होंने वहाँ के गरीब किसानों के समर्थन के लिए सत्याग्रह किया कि वहाँ के खेरा जिले के जो किसान थे उनकी फसलें खराब हो गई थी और वो लोग उससे काफ़ी प्रभावित हुए थे। और इसी दौरान वहाँ पे प्लेग की जो महामारी थी वह भी फैल गई थी। तो इन दोनों कारण से जो खेरा जिले के लोग थे वो बिल्कुल ही अकाल की कगार पर थे और जाहिर है कि इस स्थिति में वो जो है सो राजस्व का भुगतान नहीं कर सकते थे। तो सत्याग्रह के परिणाम स्वरूप सरकार और किसानों के बीच जो है ना, जहाँ वहाँ भी गांधी जी ने आंदोलन चलाया किसानों के साथ मिलकर, और बाद में वहाँ के जो जागीरदार थे और सरकार थे उन्हें एक शांतिपूर्ण समझौता हुआ, है ना। तो इसने शिक्षित सार्वजनिक कार्यकर्ताओं को सीधे किसानों के साथ काम करने और उनके जीवन के तरीकों और समस्याओं को समझने का मौका दिया। तो जो एजुकेटेड एक्टिविस्ट थे, है ना, तो वो लोग जो हैं वो किसानों के साथ उन लोगों ने काम किया और उनको भी ये समझने में काफ़ी मदद मिली कि किसानों को किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ठीक इसके अगले वर्ष महात्मा गांधी जो है, महात्मा गांधी ने जो सूती मिल के श्रमिक थे उनके बीच में जाकर वहाँ से सत्याग्रह आंदोलन आयोजित किया। वो अहमदाबाद गए और अहमदाबाद में जो कॉटन मिल्स थे वहाँ के जो लेबरर्स थे उनके साथ में उन्होंने आंदोलन किया, है ना। लेकिन जब वो अहमदाबाद पहुँचे तो यहाँ पर उनके लिए बहुत कुछ ही था, बहुत कुछ वहाँ पे उन्होंने करना पड़ा। जिस वर्ष चंपारण और खेरा सत्याग्रह हुआ उसी वर्ष जो प्रथम विश्व युद्ध है वो भी समाप्त हो गया। और जब यह प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ और यहाँ पे जो आंदोलन गांधी जी ने जो चलाया और सरकार को गांधी जी की बात माननी पड़ी, तो इसके बाद जो ब्रिटिश सरकार थी भारत में उन्होंने एक एक्ट पास किया। इसका नाम था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट का नाम जो है सो ये जो अधिनियम पारित हुआ तो उसकी समिति के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था सर सिडनी रॉलेट, उनके नाम पर रखा गया, है ना। तो ये जो एक्ट बना, है ना, तो इस एक्ट ने जो यहाँ के जो पुलिस फोर्स था, है ना, उसको बहुत सारी शक्ति दे दी। उनको पुलिस फोर्स को इतनी इतनी शक्ति मिल गई कि वो किसी भी आदमी को बिना किसी कारण के गिरफ्तार कर सकते थे। तो अंग्रेज़ों का जो मन में इस एक्ट को बनाने के पीछे जो उनकी मंशा थी वो ये था कि यहाँ पे जो सत्याग्रह का आंदोलन शुरू हुआ है तो इसके लिए उन्होंने यहाँ पे ऐसा कानून बनाया। तो यहाँ पे जो राष्ट्रवाद की भावना बढ़ रही थी और रोज़ कहीं ना कहीं आंदोलन हो रहा था, तो अंग्रेज़ इसको दबाना चाहते थे, तो इसके लिए उन्होंने रॉलेट एक्ट पास किया। तो इसने सरकार को राजनीतिक गतिविधियों का दबाने और अत्यधिक शक्तियाँ प्रदान की, है ना। ये जो रॉलेट एक्ट है, रॉलेट एक्ट से जो पुलिस थी उनको ये भी पावर मिल गया था कि ये जो कोई भी राजनीतिक कैदी है उसको वो 2 साल तक जेल में रख सकते हैं बिना किसी कारण के। तो इससे जो पावर पुलिस को मिला था तो ये जो है काफ़ी दमनकारी था और इसके कारण लोगों में जो है ना और भी ज़्यादा गुस्सा भर गया जो ब्रिटेन के लोग थे उसके अगेंस्ट में। तो इस अधिनियम को भारतीय सदस्यों ने, जब ये अधिनियम पास किया जा रहा था तो यहाँ के जो सदस्य थे उन्होंने इसका विरोध किया था, है ना। लेकिन उसके विरोध के बावजूद भी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था वहाँ से इस कानून को पास कर दिया गया। तो इस कानून को पास करने के बाद में महात्मा गांधी ने लोगों से इस जो रॉलेट एक्ट है उसके खिलाफ सत्याग्रह करने का आह्वान किया। तो विभिन्न शहरों में रैलियों का आयोजन हुआ, है ना। रेलवे कार्यशालाओं में जो श्रमिक थे वो हड़ताल पर चले गए और दुकानें बंद हो गई। तो ये विरोध इतना तगड़ा था, इतना ज़ोर से विरोध हुआ इस कानून का कि जो ब्रिटिश सरकार थी वो घबरा गई
और अशांति इतनी व्यापक थी कि उसने सोचा कि अगर रेलवे और टेलीग्राफ जैसे संचार लाइन भी रुक सकती है, वो बाधा पहुंचाया जा सकता है। तो जो है सरकार थी, ब्रिटिश की सरकार, वो काफ़ी घबरा गई और उन्होंने इस पर रोक लगाने की सोची। तो ब्रिटिश की सरकार ने क्या किया, उन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया और जनरल डायर जो थे उनको इसकी कमान दे दी। जनरल डायर बंगाल की सेना में एक अधिकारी था और बाद में जो नया ये ब्रिटिश भारतीय सेना बनी उसमें भी थे, उसमें भी एक अधिकारी थे। तो जनरल डायर के नेतृत्व में ही 13 अप्रैल 1919 को ये जो कुख्यात जालियांवाला बाग हत्याकांड है वो हुआ। कि उस दिन 13 अप्रैल 1919 के दिन जालियांवाला बाग में काफ़ी भीड़ जमा हो गई थी। जालियांवाला बाग जो था वो, उसका जो गेट था वो काफ़ी छोटा था, बिल्कुल ही संकीर्ण था। और ये जो बाग था वो 3 तरफ जो है इमारतों से घिरा हुआ था और सिर्फ उसमें एक जगह पे ही गेट था जहाँ से लोग आया जाया करते थे। तो यहाँ पे जो भीड़ एकत्रित हुई थी, यहाँ पे एकत्रित भीड़ में से कुछ जो थे वो सरकार के जो नए दमनकारी उपाय थे, ये जो रॉलेट एक्ट पास हुआ था उसका विरोध करने आई थी। और कुछ जो लोग थे वहाँ पे, यहाँ पे जो बैसाखी का मेला लगता था उस मेले में घूमने आए थे। तो वातावरण जो है वहाँ पे बिल्कुल शांतिपूर्ण था और जो लोग वहाँ पे थे वो बिल्कुल निहत्थे थे, किसी के पास में आर्म्स नहीं था। फिर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो शहर से बाहर से आए थे और उनको पता नहीं था कि सरकार ने मार्शल लॉ लगा दिया है, तो यहाँ पे लोग इधर उधर नहीं जा सकते थे। तो ऐसे हालत में जनरल डायर जो है वो अपनी सेना के साथ जालियांवाला बाग में प्रवेश किया और जब वो बाग में आ गया तो उसने बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद कर दिए और सारे रास्ते बंद करने के बाद उसने भीड़ पे अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। तो ये जो अचानक हमला हुआ ना, उससे लोग बिल्कुल घबरा गए और बचने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन उन्हें भागने की कोई जगह नहीं थी। तो गोलियों की जो बौछार हुई उसमें सैकड़ों लोग मारे गए। जो आज भी जो बाग की दीवारों पे जो गोलियों के निशान हैं, गोलियों के जो छेद हैं, उसको सहेज कर रखा गया है ताकि लोगों को इसकी जो भयावहता थी, है ना, तो वो याद रखे और ये जो नरसंहार हुआ उसको देश को हिला कर रख दिया कि बहुत सारे लोग इस अंधाधुंध फायरिंग में मारे गए। उस जालियांवाला बाग में एक कुआं था, है ना, तो बहुत सारे लोग अपनी जान बचाने के लिए उस कुएं में कूद गए, लेकिन कुएं में कूदने के बाद भी वो बच नहीं सके। बहुत लोग दम घुटने से मर गए और बहुत सारे तो उसमें डूबने से मर गए। तो वो कुआं भी जो है वो लोगों से भर गया। तो जब लोगों इस उपमहाद्वीप में इस नरसंहार की खबर भी फैली तो लोग बिल्कुल सदमे में आ गए और आतंक की लहरें जो हैं सो पूरे महाद्वीप में फैल गई। जनरल डायर ने बाद में घोषणा की कि उनका उद्देश्य एक नैतिक प्रभाव पैदा करना था, कि सत्याग्रही जो हैं उनके मन में एक आतंक और खौफ की भावना पैदा हो, इसके लिए उन्होंने गोली चलवाई थी। ऐसा जनरल डायर ने खुद कहा बाद में। जालियांवाला बाग हत्याकांड को आमतौर पर भारत में ब्रिटिश शासन के अंत की दिशा में एक निर्णायक कदम माना जाता है। ये जो जालियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ उसके बाद में ही जो ब्रिटिश की सरकार थी उसकी जो पकड़ थी वो यहाँ के शासन पे धीमी पड़ने लगी, क्योंकि उसका विरोध इतना ज़्यादा हुआ कि बाद में वो लोग कभी अपने आप को कंसोलिडेट नहीं कर पाए। जैसे ही सैकड़ों भारतीयों के क्रूर और संवेदनहीन नरसंहार की खबर फैली कि जो दूसरे जगह पे जो जनता थे उनके मन में अंग्रेज़ों के खिलाफ गुस्सा भर गया और कई उत्तरी शहर में जो भीड़ जो है वो सड़कों पर उतर आई। फिर सरकार पर हमले शुरू हो गए, पुलिस के साथ झड़पें हुई, यहाँ तक कि सरकारी इमारतों पर भी हमले किए गए। और इधर सरकार भी जो है वो भी पीछे हटने को तैयार नहीं थी
वो भी लोगों को अपमानित करने के लिए उन्होंने अपना जो पूरा फोर्स लगा दिया और वो हर तरह से लोगों को आतंकित करने की कोशिश करने लगे। वो जहाँ पर भी सत्याग्रही मिल जाते थे कि उनको पुलिस ज़मीन पे नाक रगड़ने के लिए लगाती थी और उनको सड़कों पर रेंगने के लिए कहा जाता था और जो भी ब्रिटिश के सरकार ऑफिसर जाते थे उनको सलाम करने के लिए मजबूर किया जाता था। जो हम लोगों को कोड़े मारे जाते थे, है ना, कुछ गाँवों में बमबारी भी की गई। तो इस तरह की हिंसा को फैलते देखकर महात्मा गांधी को बहुत पीड़ा हुई और उन्होंने सत्याग्रह के आंदोलन को वापस ले लिया। अब महात्मा गांधी के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया। एक तरफ तो उन्होंने देखा कि अंग्रेज़ जो हैं उनका अत्याचार और भी ज़्यादा बढ़ गया है, जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। और दूसरी तरफ उन्होंने देखा जो भारत के लोग थे, जो देश थे, वो भी काफ़ी हिंसात्मक हो गए हैं। तो उनका जो तरीका था आंदोलन करने का वो बिल्कुल ही यहाँ पे काम नहीं कर पा रहा था और उन्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था कि इस रास्ते से कैसे निकला जाए और कैसे इस आंदोलन को फिर से जीवित किया जाए। तो गांधी जी ने भारतीयों को एकजुट करने के लिए अपने दृष्टिकोण पे फिर से विचार करना शुरू किया कि वो भारत में ब्रिटिश शासन को कैसे समाप्त करें। उन्होंने महसूस किया कि उनका जो ये आंदोलन है वो व्यापक आधार वाला होना चाहिए, क्योंकि अगर ये छिटपुट आंदोलन होगा, कहीं पे चलेगा कहीं पे नहीं चलेगा, तो इससे अंग्रेज़ों पे कोई असर नहीं होने वाला है और वो भारत को कभी नहीं छोड़ेंगे। तो ये रॉलेट के अगेंस्ट में जो आंदोलन हुआ था वो ज़्यादातर जो शहरों और कस्बों तक ही सीमित था, है ना। रॉलेट के अगेंस्ट में जो आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया था वो ज़्यादा दूर फैला नहीं। तो गांधी जी को एक ऐसे रणनीति की ज़रूरत थी जिसमें कि पूरा भारत शामिल हो और इसमें हिंदू और मुसलमान भी एक साथ मिलकर लड़े। तो उनको लगा कि अगर ये दोनों समुदाय एक साथ मिलकर काम करते हैं तो एक मजबूत भारत और एक ऐसा भारत वो बना सकते हैं जो कि अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़ा हो सकता है। तो ये विचार उनके मन में काफ़ी दिन तक चलते रहे, है ना। इसी बीच जो उनकी नज़र में जो एक मुद्दा आया वो था खिलाफत का मुद्दा। खिलाफत क्या थी? खलीफा इस्लामिक दुनिया के आध्यात्मिक प्रमुख था। डिफ़ॉल्ट रूप से यह तुर्क साम्राज्य का सम्राट भी था, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में ये तुर्कों की हार हुई और ऐसी अफवाह चली कि तुर्क के सम्राट पर एक कठोर शांति संधि थोपी जा रही है। मतलब कि उसके सामने जितने भी कंडीशन रखे जा रहे हैं उस कंडीशन को वो माने और उसके साथ में फिर समझौता करे। तो ऐसी अफवाह फैली। तो यहाँ के जो मुस्लिम नेता थे, है ना, मुस्लिम नेता जो थे उसमें जो युवा पीढ़ी थी वो खलीफा की शक्तियों को बचा कर रखना चाहती थी। वास्तव में जो जालियांवाला बाग में जो हत्याकांड हुआ उसके कुछ सप्ताह पहले ही मार्च 1919 में बम्बई में एक खलीफा समिति का गठन किया गया था। गांधी ने इसे मुसलमानों को एकीकृत राष्ट्रीय आंदोलन की छत्र छाया में लाने के अवसर के रूप में देखा। गांधी जी को लगा कि ये जो खिलाफत का मुद्दा है इसके आधार पे अगर मुसलमानों को मोटिवेट किया जाए तो वो जो हमारा आज़ादी का जो आंदोलन है उसमें वह काफ़ी मजबूती से जुड़ सकते हैं। तो उन्होंने अन्य लोगों के साथ में इसकी चर्चा शुरू की, है ना। जो अ, मुसलमान भाई थे उसमें एक मोहम्मद अली और शौकत अली थे। तो उन्होंने इस मुद्दे पर संयुक्त सामूहिक कार्रवाई की संभावना के बारे में गांधी जी ने इन दोनों से भी बात किया। जो मुस्लिम जो लीडर्स थे उसमें शौकत अली और मोहम्मद अली, तो इन लोगों से भी गांधी जी ने चर्चा की इसके बारे में। सितंबर 1920 में जब कांग्रेस का कलकत्ता में अधिवेशन हुआ
तो उन्होंने खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में अन्य नेताओं को आश्वस्त किया कि जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ कलकत्ता में 1920 में, तो गांधी जी ने ये प्रस्ताव रखा कि ये खिलाफत का जो आंदोलन है और जो स्वराज का जो आंदोलन है, उन दोनों को साथ में मिला के चलाया जाए। तो गांधी जी ने कहा कि इस सहयोग को समाप्त करने की ज़रूरत है और उनका दृढ़ विश्वास है कि यदि भारतीयों ने सहयोग करने से इनकार कर दिया तो भारत में जो ब्रिटिश शासन है वो 1 वर्ष के भीतर ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन यह असहयोग आंदोलन कैसे बन सकता है? गांधी जी उठाए जाने वाले कदमों और प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों के बारे में बिल्कुल स्पष्ट थे। तो गांधी जी के मन के दिमाग में जो था वो इसका रोड मैप बिल्कुल ही क्लियर था। इस आंदोलन को कैसे बनाया जा सकता है और कैसे चलाया जा सकता है। तो गांधी जी ने कहा कि इस आंदोलन को 3 स्टेजेज में चलाया जाएगा। पहला स्टेज होगा कि जो भी अवार्ड सरकार ने लोगों को दिए हैं वो लोग जाके उस अवार्ड को सरेंडर करें और उसके बाद भी जो भारतीय सिविल सर्विसेज, कोर्ट्स और लेजिस्लेटिव काउंसिल में काम करने के लिए जाते हैं वो बॉयकॉट करें, वो इन जगहों पे काम करने के लिए न जाए। और जो तीसरा स्टेज है वो जो फॉरेन गुड्स है उसको बॉयकॉट किया जाए। तो इस तरह के विचार गांधी जी ने रोड मैप बताए और इस तरह उन्होंने आंदोलन चलाने का जो है वो आह्वान किया। अगर सरकार ने फिर से अगर कोई अपनी जो दमनकारी उनकी नीति थी, जो ऑपरेसिव उनका मेजर्स था, अगर उन्होंने अप्लाई किया तो इसके बाद गांधी जी के अनुसार संपूर्ण सविनय अवज्ञा आंदोलन मतलब कि फुल सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है वो चलाया जाएगा। कि पहले वो लोग सिर्फ इन 3 चीज़ों का इन 3 तरीक़ों का प्रयोग करेंगे और इसके बाद भी अगर उनको दबाया गया जैसा कि रॉलेट एक्ट के समय हुआ था तो उसके बाद में हर जगह सिविल डिसओबीडियंस का जो मूवमेंट है उसको चलाया जाएगा। तो 1920 की गर्मियों के दौरान महात्मा गांधी और शौकत अली ने बड़े पैमाने पर पूरे देश का दौरा किया और आंदोलन के लिए लोकप्रिय समर्थन को जुटाया। हालांकि कांग्रेस के भीतर कई लोग इन प्रस्तावों के बारे में काफ़ी चिंतित थे और उनके अनुसार ये जो प्रस्ताव थे वो सही नहीं थे और इसमें उनको सफलता की जो गुंजाइश बहुत कम दिखती थी। तो वे लोग नवंबर 1920 में के लिए जो निर्धारित परिषद के चुनाव का बहिष्कार करने के लिए इच्छुक नहीं थे। मतलब कि 1920 में जो परिषद के चुनाव होने वाले थे जिसका गांधी जी कह रहे थे कि उन लोगों को बहिष्कार करना चाहिए, तो वो लोग बहिष्कार नहीं करना चाहते थे क्योंकि उन्हें डर था कि इस आंदोलन के कारण हिंसा हो सकती है। फिर सितंबर और दिसंबर के बीच के महीनों में कांग्रेस के भीतर जो एक तीव्र संघर्ष चल रहा था, बल्कि कुछ समय के लिए ऐसा लग रहा था कि जो आंदोलन के समर्थक है और जो इसके विरोधी हैं वो इस पर राजी होंगे नहीं। लेकिन अंत में जाके एक ऐतिहासिक समझौता हुआ। दिसंबर 1920 में नागपुर में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो वहाँ पे एक समझौता किया गया और असहयोग कार्यक्रम को अपनाया गया। ये जो अनोखा आंदोलन है वो कैसे सामने आया? अलग अलग पृष्ठभूमियों में और धर्मों के लोगों के लिए इसका क्या मतलब था? जो अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग थे, अलग अलग धर्म के लोग थे, उनके लिए इस आंदोलन का क्या मतलब था? क्या इसे एक समान माना गया या अलग अलग माना गया? इस आंदोलन में किसने भाग लिया, किसने भाग नहीं लिया? इन सब बातों में हम लोग इसके अगले वीडियो में बात करेंगे। तो आइए हम लोग एक नज़र डालते हैं कि ये जो भाग है, पहला भाग है, उसमें हम लोगों ने क्या देखा। पहली चीज़ जो हम लोगों ने देखी कि भारत में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ रही थी। ब्रिटिश सरकार प्रथम विश्व युद्ध में बढ़त हासिल करने के लिए भारतीय संसाधनों का भरपूर दोहन करती है, जिसके कारण आम आदमी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ जाती है। फिर उसके बाद गांधी जी ब्रिटिश शासन से लड़ने के लिए सत्याग्रह का आंदोलन शुरू करते हैं।
1919 में रॉलेट एक्ट पास किया जाता है, और जब लोग इस एक्ट के खिलाफ आंदोलन करते हैं तो जनरल डायर ने जालियांवाला बाग में सैकड़ों बेगुनाहों को मारने का आदेश देता है। यहाँ पे सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। तो फिर गांधी जी मुसलमानों को सामूहिक कार्रवाई में शामिल करने के लिए दिशा में काम करते हैं कि किस तरह गांधी जी हिंदू और मुसलमानों को एक जगह लाने के लिए काम करते हैं। और फिर नागपुर में दिसंबर 1920 में असहयोग आंदोलन को अपनाया जाता है, और जिसे कई चरणों में चलाया जाना था। तो ये सारी बातें हम लोगों ने इस वीडियो में देखी। तो आपके मन में अगर कोई प्रश्न है, अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट में लिखें, हम लोग उसका जवाब देंगे। और इसके बाद का जो दूसरा वीडियो है ऑलरेडी चैनल पे है, आप उसे देख सकते हैं, डिफरिंग स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट। तो ये वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, आप उसे देख सकते हैं। इसके बाद इसका तीसरा वीडियो और चौथा वीडियो भी आएगा। तो हर चैप्टर में ये 4 वीडियो हैं जो आपको यहाँ पे मिलेंगे, और जिसको अच्छी तरह से बताया गया है, एक्सप्लेन किया गया है, विजुअली दिखाया गया है। तो आप वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें, ताकि और भी लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। आपके समय के लिए आपका धन्यवाद।